गुड मॉर्निंग बच्चों। नया वर्ष आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। नए वर्ष में एक नए संकल्प के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सभी अपना अपना काम शुरू कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग ऑनलाइन क्लास पर आ गए हैं। जैसे कि हमारे देश की स्थिति है इस समय कोरोना के कारण, और भी जो महामारी फैल रही है उसकी वजह से सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम कोई कार्य आगे संपन्न कर सकेंगे। तो आप सभी घर में रहते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्यों को पूरा कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को कृतिका का रीढ़ की हड्डी नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि इस एकांकी के माध्यम से, एकांकी ये जो है विधाएं होती हैं हमारी हिंदी में, आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, संस्मरण है, ये सब सारी विधाएं हैं। तो एकांकी यानी कि नाटक का एक छोटा स्वरूप है ना। तो यह एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को बताया है। रूढ़िवादी मानसिकता यानी कि लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति जो पुरुष वर्ग ने, जो पुरुष, आप सब जो है हमारा ये देश वो पुरुष प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि इसमें पुरुष वर्ग वो अपने आप को शासक समझता है। वो ये सोचता है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सही है, और इन्हीं सब कारणों से शुरू से ही स्त्रियों को दबाते हुए सब चले आए हैं। और स्त्रियों को घर से बाहर निकलना, उनका काम करना, वे अपना अपमान समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आता गया तो लड़कियों का पढ़ना भी और लड़कियों का बाहर निकल कर काम करना भी, ये सब सारी चीजें जो है समाज में होती है। आज स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग से कंधा मिलाकर चल रही है, और कहीं कहीं किसी क्षेत्र में वह पुरुषों को पछाड़ने में भी पीछे नहीं रही। फिर भी लोगों की मानसिकता में जो है बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। फिर भी लोग ये सोचते हैं कि स्त्रियां जितना ज्यादा से ज्यादा घर में रहें उतना ही अच्छा है। पुरुष वर्ग पढ़ाई लिखाई भी करता है, काम भी करता है, बाहर भी निकलता है, आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जा रहा है, गलत कामों को कर रहा है। फिर भी अगर स्त्रियां उन्हें रोकती हैं, टोकती हैं तो उन्हें बुरा लगता है, उनका स्वाभिमान आहत होता है। इस एकांकी के माध्यम से यही बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी और समझदार युवती जो है पुरुष की रूढ़िवादी मानसिकता का किस प्रकार शिकार होती है, और फिर कैसे इस मानसिकता से वह बाहर निकलती है और उसके परिवार वाले भी इस चीज को मानते हैं। इसी बारे में लेखक ने इस एकांकी में बताया है। एकांकी में भी जो है एक नाटक की तरह ही एक प्रारूप तैयार किया जाता है। वह इस प्रकार से है कि आप देखिए किस तरीके से लेखक ने उस स्थान का वर्णन किया है जहां पर यह एकांकी होने वाली। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, बहुत सिंपल सा एक कमरा सजा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब बाबू
बाबू यानी कि जो मालिक है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है ही हंसते हुए। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलसा बड़ा सा होता है। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, उसके ऊपर। बाबूजी उसको जो है समझाते हैं कि क्या करना है। उसके ऊपर बिछाने के लिए चादर थी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, जो मेज पर बिछा जाता है। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। मालकिन का नाम प्रेमा। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। बाबू साहब, उनका नाम रामस्वरूप है, वो दोनों तरफ देखने लगते हैं। किसको देखने लगते हैं? प्रेमा को और नौकर को। प्रेमा, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था, रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है, कोने में, वह पड़ी है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रामस्वरूप कहता है नौकर से। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्हें ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामाफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अपने पत्नी के लिए कहते हैं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर से ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह छुपाकर लेट गई। मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, यानी कि मेकअप। प्रेमा,
अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, रामस्वरूप बात कर चुप 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 दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। प्रेमा, यहाँ का कौन काम ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितारा ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, वे लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते, जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम वक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, यानी खटखटाया जाता है। रामस्वरूप अंदर आइए हंसते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। लड़के का नाम शंकर है और उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है, आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। यही है पूरा डिटेल रीढ़ की हड्डी। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं हंसते हुए। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखा कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसते हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है,
मैंने आपको तकलीफ तो दी? गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा अपना काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर हंसते हुए, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा लेते, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी भलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हंसते हुए, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान में हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खगाकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खगाकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगानी चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जवाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के
स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए नाश्ते की। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, बात तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्म पत्र जो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, वह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगे। अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और प्लास्टिक वगैरह पर बहस करने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, अंग्रेजी पढ़कर बोलने लगी। तो चल चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। क्या उदाहरण दिया। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हंसते हुए शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, जी हाँ, यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। यह है इनकी सोच, ये है वकील। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट मैं खाता भी। तो ठीक है बच्चों, अब इसके आगे आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।